बिगिनिंग फॉर लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिटिसिज्म ऑफ प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी, यानी प्रभुसत्ता की जो एक थ्योरी है, जो सिद्धांत है, उसका इवैल्यूएशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या उसके नुकसान है उस थ्योरी के, क्या मतलब क्या उसका क्रिटिसिज्म है, क्या उसका वैल्यू है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस थ्योरी को इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, जिसमें मैंने प्लूरिस्ट थ्योरी को मानने वाले जो विद्वान हैं उनके आपको मेनली उसमें नाम वगैरह बताए हैं कि कौन मेन है, क्या उनके आइडियाज थे सॉवरेंटी को लेकर, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। उससे पहले भी जो है मैंने वीडियो बनाई है जिसमें आपको सॉवरेंटी का मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉवरेंटी के बारे में वीडियो बनाया, वो भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग बात करते हैं प्लूरिस्टिक यानी बहुलवादी सिद्धांत, जिसे हिंदी में कहा जाता है, उसका इवैल्यूएशन क्या है, उसका क्या क्रिटिसिज्म है, देन हम वैल्यू पे भी डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है उसकी। तो पहले अगर हम पॉइंट को लें तो उसमें लिखा है मैन विल कम अंडर द कंट्रोल ऑफ वेरियस एसोसिएशन, ठीक है। अब जैसे कि जो बहुलवादी हैं, जो कि प्रभुसत्ता के बारे में बातें करते हैं, वो क्या कहते हैं कि जो राज्य है वो बहुत सारे, जो राज्य में कई तरह के संघ पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में मैंने बताया है वैसे। तो वो कहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है उसके बहुत सारे पक्ष होते हैं, बहुत सारी जरूरतें होती हैं अलग अलग। तो उन अलग अलग जरूरतों के लिए वो क्या करता है, अलग अलग तरह के संघ या संगठन बनाता है, उनकी सदस्यता लेता है, उनके नियम कायदे कानून के अनुसार चलता है वो, ठीक है। उनके प्रति उसकी वफादारी रखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्थिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, तो कहता है कि वैसे ही उन संगठनों के समान ही राज्य भी जस्ट एक संघ है, एक एसोसिएशन है, ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं कि राज्य को जो है वो सारी सॉवरेंटी या सारी प्रभुसत्ता नहीं देनी चाहिए। जो बाकी संघ हैं, जो कि मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनको भी जो है वो राज्य के बराबर प्रभुसत्ता दे देनी चाहिए। अगर हम इनकी इस बात को मान लें तो क्या होगा, इस पॉइंट में बोला है कि अगर हम उनकी इस बात को मान लेते हैं तो जो मनुष्य है वो बहुत सारे जो संगठन है उसके कंट्रोल में, उनके नियंत्रण में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी सबसे ऊपर एक संघ है, ठीक है, वो है राज्य। तो सारी प्रभुसत्ता, सारी सॉवरेंटी राज्य को दी गई है। राज्य में जितने भी व्यक्ति हैं, कोई भी एसोसिएशन है, कोई भी संघ संगठन है, कुछ भी है, वो राज्य के अधीन है, राज्य की प्रभुसत्ता को स्वीकार करके उसके अधीन रहते हैं, ठीक है। यानी सबसे ऊपर राज्य है, उससे ऊपर कोई नहीं है, कानून भी राज्य से ऊपर नहीं है, ठीक है। तो अभी जो सारे नागरिक हैं या हम कह सकते हैं इंसान हैं, लोग जो हैं वो अभी सिर्फ एक संगठन के अंडर हैं, एक संगठन के नियम कायदे कानून मानते हैं, ठीक है। उन कायदे कानून को उसको मानना ही पड़ता है। अगर और संगठन है उनके अगर आप कायदे कानून नहीं भी मानते हो तब भी चल जाएगा, लेकिन राज्य के कायदे कानून आपको मानने पड़ते हैं। तो अभी ऐसी स्थिति है कि सिर्फ एक संगठन के अधीन है। लेकिन अगर हम सभी संगठनों को प्रभुसत्ता दे देते हैं, सभी संगठनों में प्रभुसत्ता को थोड़ा थोड़ा बांट देते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो मनुष्य है वो बहुत सारे संगठनों के कायदे नियम के उलझनों में फंस जाएगा कि सब संगठन को प्रभुसत्ता मिल गई तो सबके नियम आपको मानने पड़ेंगे, सबके कायदे कानूनों के अनुसार चलना पड़ेगा, सबके प्रति आपको वफादारी दिखानी पड़ेगी, ठीक है, नहीं तो आपको सजा मिलेगी। तो ऐसा है कि अभी तो हम एक ही संगठन के अंडर हैं, अगर सब संगठन को प्रभुसत्ता बांट दी तो वो बहुत ज्यादा अपने आप को ऊपर रखेंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे, और मनुष्य जो है वो सबके कायदे कानून मानने के चक्कर में ही फंसा रह जाएगा। और इस तरह से जो मनुष्य की जो स्वतंत्रता है, जो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वो उसको जो है जी नहीं पाएगा सही से, उसका लाभ नहीं उठा पाएगा। जैसे कि बहुलवादी कहते हैं कि सारी प्रभुसत्ता आपने राज्य को दे रखी है, जिससे वो लोगों पर जो है वो कई तरह के नियम कायदे कानून से प्रतिबंध लगाता है, और वो अपनी जो स्वतंत्रता है उसको जो है वो अच्छे से उसका जी नहीं पाते हैं, स्वतंत्रता का सही से लाभ नहीं उठा पाते हैं। अगर इनकी बात को मान लिया जाए तो ये नुकसान ही है। अगर आप सारे संगठनों में प्रभुसत्ता बांट दोगे तो हम फिर हजारों संगठनों के जो है वो नियम कायदे कानून के उसमें फंस के रह जाएंगे, जाल में, ठीक है। तो पहला इनका क्रिटिसिज्म यही है कि इसका नुकसान यही है कि बहुत सारे संगठनों के इसमें फंस जाएंगे अगर सबको प्रभुसत्ता बांटती तो। दूसरा है रॉन्ग एंड नैरो व्यू रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ द स्टेट,
इन्होंने राज्य के कार्यों को लेकर भी अपने जो है वो कुछ विचार दिए। इन्होंने राज्य के कार्यों को लेकर बोला कि राज्य सिर्फ राजनीतिक कार्य करता है। वो कहते हैं कि राज्य में बहुत सारे संगठन होते हैं, अलग अलग तरह के काम करते हैं। जैसे आर्थिक जो कार्य है वो आर्थिक संगठन करते हैं, धार्मिक कार्य धार्मिक संगठन करते हैं, तो जो राज्य है वो राजनीतिक काम करता है। तो इनके अकॉर्डिंग, बहुलवादियों के अनुसार, राज्य का सिर्फ एक काम है, वो है राजनीतिक कार्य करना। पर इनका ये दृष्टिकोण, हम लोग खुद अभी स्टेट में रहते हैं, हम खुद जान सकते हैं, क्या हमने देखा है कि राज्य सिर्फ राजनीतिक कार्य ही करता है? राज्य बहुत सारे वेलफेयर के काम भी तो करता है, बहुत सारे जन कल्याणकारी कार्य भी तो करता है, पेंशन देता है लोगों की, उनको अधिकार दे रहा है, ठीक है, उनके अधिकारों की रक्षा भी करता है, ठीक है, बहुत सारे जो है वो हमें वेतन जो है वो देता है, जैसे जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करवाता है, बहुत सारे कल्याणकारी कार्य जो है वो समाज में राज्य करवाता है, ठीक है। तो सिर्फ हम इनकी बात को जो है वो मान नहीं सकते कि राज्य सिर्फ राजनीतिक कार्य ही करता है, बहुत सारे कार्य करता है राज्य, सिर्फ राजनीतिक कार्यों तक ही सीमित नहीं है। तो उनका एक जो विचार है, ये भी इनका विचार जो है वो गलत है, तो यहाँ भी उनका जो है आलोचना बहुत ज्यादा होती है। अगला है लॉज आर नॉट इंडिपेंडेंट टू द स्टेट अथॉरिटी। यहाँ लिखा है कि राज्य जो कानून है वो राज्य की प्रभु सत्ता से बाहर नहीं है। अब जो बहुलवादी हैं उनका विचार है कि जो कानून है वो राज्य से पहले ही बन चुके थे, हमारी संस्कृति परंपराएं ये सब कानूनों के स्रोत हैं, यहाँ से कानून आए हैं, यानी कानून राज्य से पहले ही बन चुके हैं, इसलिए कानून जो है वो राज्य से स्वतंत्र है। राज्य जो है वो कानून नहीं बनाता है, वो सिर्फ कानूनों की रक्षा करता है। इस प्रकार से जो कानून है वो राज्य के अधीन नहीं है, ये बहुलवादियों का मानना है। लेकिन अगर हम इनकी बात को मान के चलें तो यहाँ पर सबसे बड़ी आलोचना ये दिखती है कि जैसे कि हम ये बहुलवादी बात करते हैं कि हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो उसका ज्यादा से ज्यादा जो है लाभ उठाना है, ठीक है। तो आप अपने अधिकारों, अपनी स्वतंत्रता का जो है लाभ कहाँ उठा सकते हो? एक राज्य में ही उठा सकते हो, क्योंकि राज्य में कैसे हम अपने अधिकारों का लाभ उठा पा रहे हैं? क्योंकि वहाँ कानून बने हुए हैं। अगर हमारा कोई अधिकार छीनता है तो कानून हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। अगर आप जंगल में चले जाओ ना, जहाँ कोई कानून नहीं है, वहाँ आपके अधिकारों की कोई रक्षा करने वाला नहीं होगा, तो आप अपने अधिकार स्वतंत्रताओं का अच्छे से लाभ नहीं उठा पाओगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसे सिचुएशन बन जाएगी कि जो ज्यादा पावरफुल है वो ज्यादा अधिकार छीन लेगा। लेकिन अभी राज्य में क्या है कि कायदे कानून बने हुए हैं, ठीक है, और ये कायदे कानून हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो इनके अनुसार ये जो कायदे कानून है ये राज्य ने नहीं बनाए हैं, मतलब राज्य जो है वो इन कानूनों से ऊपर नहीं है, ये कानून राज्य से ऊपर है। इवन इनका तो कहना ये है कि कानूनों ने ही राज्य को बनाया है। तो अगर हम लोग मान लें कि एक राज्य में जो सारे कानून हैं उस पे अगर राज्य का नियंत्रण नहीं है तो क्या लोग उन कानूनों का पालन करेंगे? अभी हम एक राज्य में रह रहे हैं, हम भारत में रह रहे हैं, तो हम सारे कायदे कानून जो लॉज हैं उनको फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि वो राज्य ने बनाए हैं। और वैसे भी अगर राज्य के अधीन नहीं है वो कानून तो उनको लागू भी तो राज्य ही करवा रहे हैं ना। अगर राज्य उन कानूनों को जो है वो राज्य लागू नहीं करवाएगा तो कोई मानेगा कैसे? और वास्तविकता तो ये है कि जो कानून है वो राज्य के अधीन है। उनकी ये विचारधारा गलत है कि कानून राज्य के अधीन नहीं है, क्योंकि कोई भी कानून है एक राज्य में, आप बिना राज्य की स्वीकृति के जो है उस कानून को नहीं बना सकते हो। कोई ऐसा कानून जो राज्य स्वीकृति उस पर नहीं देता तो क्या बना सकते हो, उसको लागू कर सकते हो? नहीं। तो ये है, इसका मतलब ये हुआ कि कानून राज्य के अधीन है, राज्य उन कानूनों को बना रहा है और यहाँ पर समाज में जो है उन कानूनों को लागू करवा रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो कानून है वो राज्य के अधीन है, राज्य की स्वीकृति के बिना आप कोई भी कानून नहीं बना सकते हो, ना आपको लागू कर सकते हो। तो कानून जो है वो राज्य के अधीन है, और इनकी जो बात है कि कानून राज्य से ऊपर है वो गलत है, ठीक है। तो इस बात पे इनका क्रिटिसिज्म होता है। देन है बैड पर्पस ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन यानी अब जैसे ये लोग कहते हैं बहुलवादी कि सारे संगठन हैं, ठीक है, बहुत सारे संगठन हैं, तो प्रभु सत्ता को सारे संगठन में आप बांट दो, ठीक है। पर ठीक है, अभी सारे संगठनों में प्रभु सत्ता को बांट दो। अब ये जो संघ बनाए हैं, जितने अलग अलग संघ हैं, क्या सभी संघ का जो उद्देश्य है वो बहुत अच्छा है?
किसी संघ का उद्देश्य बुरा भी तो हो सकता है, ठीक है, वो किसी बुरे उद्देश्य के लिए भी तो काम कर सकता है। तो अगर ऐसे में आप उस संघ को भी प्रभु सत्ता दे देते हो, तो उस संघ जो है, वो संघ है, उसको आप उसके बाद उसके बुरे कामों को रोक नहीं पाओगे, उस पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं रख पाओगे, आप उस संघ को खत्म नहीं कर पाओगे। आपको पता भी होगा कि ये संघ जो है वो गलत कार्य कर रहा है, ठीक है, मतलब ये समाज के हित में नहीं है, ये जानते हुए भी अगर उसको प्रभु सत्ता मिल गई तो आप उस संघ को खत्म नहीं कर पाओगे। अभी जैसे कि प्रभु सत्ता सिर्फ राज्य के पास है, तो राज्य को लगता है कि कोई ऐसा संगठन है राज्य में जो लोगों के हित में नहीं है, जो गलत काम कर रहा है, ठीक है, गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो राज्य उस संगठन को खत्म कर सकता है, ठीक है, क्योंकि राज्य के पास ही सिर्फ पावर है। अगर मान लीजिए वही जो पावर राज्य के पास है वो उस संगठन को भी दे दी जाए, तो क्या उस संगठन को कोई खत्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ऐसे वो अपनी जो गलत एक्टिविटीज हैं, गलत जो उसके क्रियाकलाप है, उनको बढ़ चढ़ के करेगा, उसको रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। तो ये है, तो ऐसे में जो है वो जो गलत काम करने वाला संगठन है वो भी पावरफुल बन जाएगा, ठीक है। तो इनकी ये जो बात है कि सभी संगठनों में पावर बांट दो, वो जो है वो सही नहीं है, ठीक है। अगर हम इस चीज को मान भी लेते हैं कि ये लोग कहते हैं कि सिर्फ हम संगठन जो है वो अच्छे अच्छे संगठनों को, जो जिनके उद्देश्य अच्छे होंगे, सिर्फ उनको ही प्रभु सत्ता देंगे, तो डिसाइड कौन करेगा कि अच्छा संगठन कौन है, कौन सा है? अभी तो राज्य है, अभी राज्य के पास प्रभु सत्ता है, राज्य डिसाइड करता है, ठीक है, कि गलत संगठन कौन सा है या अच्छा कौन सा है। फिर डिसाइड कौन करेगा या कैसे करेंगे कि कौन सा संगठन अच्छा है जिसको प्रभु सत्ता देनी चाहिए, कौन सा बुरा है? मान लीजिए कि अगर आप कह रहे हो कि ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं उसके कामों को देखकर, कि अगर कोई संघ किस तरह के काम कर रहा है, कामों को देखकर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई संगठन अच्छा है या बुरा है। लेकिन हजारों संगठन है, लाखों संगठन है, कितने संगठन के आप कार्यों पर जो है नियंत्रण रख पाओगे, उनका किस तरह से सर्वेक्षण कर पाओगे? अब धार्मिक संगठन की बात कर लूं मैं, भारत में एक तो पहली बार बहुत सारे धर्म हैं। अगर एक धर्म को भी उठा लें, जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म को उठा रहे हम, तो हिंदू धर्म में कौन सा सिर्फ एक संगठन है? यहाँ लाखों संगठन है बने हुए हैं धर्म को लेकर भी। तो इतने सारे संगठन का आप उनके कार्यों को देखकर कैसे डिसाइड कर पाओगे कि वो अच्छा है या बुरा है? तो ये बहुत मुश्किल है कि कौन से संगठन को आप अच्छा या बुरा जो है डिसाइड करके उसको प्रभु सत्ता दो। तो इस वजह से जो इनका एक सिद्धांत निकलता है कि सब संगठन को प्रभु सत्ता दे दो, अच्छे बुरे सबको, वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो है वो क्रिटिसिज्म होता है। द नेक्स्ट है प्लूरिस्ट एनकरेज एनार्की। अनार्की यानी अराजकतावाद, जो है अराजकतावाद को भी जो ये सिद्धांत है वो ज्यादा बढ़ावा देता है। जैसे कि ये सिद्धांत कहता है कि सारे संगठनों को प्रभु सत्ता जो है वो बांट दो बराबर, इक्वली। जैसे राज्य को दिया, वो राज्य को भी दो, और उसके समान दूसरे संगठनों में भी आप उसको प्रभु सत्ता को बांट दो। अब जैसे आप सारे संगठनों को के बीच में प्रभु सत्ता को बांट दोगे, सोवरेनिटी को, तो सारे जो संगठन है वो शक्तिशाली हो जाएंगे, फिर वो अपने कायदे कानून बनाने लग जाएंगे, और इस प्रकार से अलग अलग संगठन के सबके अपने अलग अलग कायदे कानून हो जाएंगे। अभी तो सिर्फ राज्य बनाता है कायदे कानून जो सबको फॉलो करने पड़ते हैं, मतलब एक जो है राज्य है जो कि एक समान बना रहा है, सबके लिए वही लागू होंगे। बाद में सारे संगठन अपने अपने कानून बनाने लग जाएंगे, किसके कानून माने जाएंगे, फिर किसके कानूनों को बेहतर माना जाएगा। सारे जो संगठन है अपने कायदे कानून मानेंगे, ठीक है, और वो अपने कायदे कानून को ज्यादा बेहतर बताएंगे। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस संगठन के कायदे कानून को सब पे लागू करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो अलग अलग संघ होंगे, संगठन होंगे, उनपे जो है वो क्या उनमें आपस में झगड़े बढ़ेंगे, फिर अराजकता समाज में फैलेगी, और व्यक्ति जो है वो हर संगठन चाहेगा कि उसके अंतर्गत जो व्यक्ति आता है वो उसके नियम कायदे कानूनों को फॉलो करे, उसकी आलोचना ना करे। व्यक्ति बीच में फंस के रह जाएगा किस किस संगठन के कायदे कानून वो माने, ठीक है। तो इस तरह से समाज में स्थिरता नहीं रहेगी, अस्थिरता आ जाएगी, और बहुत अराजकता वाली स्थिति जो है वो फैल जाएगी अगर हम इनके सिद्धांत को फॉलो करते हैं तो, ठीक है। देन है हाउ टू फिक्स द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट एसोसिएशंस। अब ये जो अलग अलग संघ हैं इनकी भूमिका, इनके कार्य, इनकी शक्ति, इसको निर्धारित करने वाला कौन है? मतलब कौन जो है इसको निर्धारित करेगा कि किस संगठन के पास कितनी पावर होनी चाहिए, क्या उसके कार्य होंगे, क्या उसका रोल होगा। अभी तो सबसे ऊपर सर्वोच्च एक जो है वो राज्य बैठा हुआ सबसे ऊपर, ठीक है, वो डिसाइड करता है
कौन से संगठन के क्या काम होंगे, क्या भूमिका होंगी, सब ऊपर एक मेन केंद्र में कोई बैठा हुआ है अभी, ठीक है। जैसे इंटरनेशनल उसमें हम देखते हैं कि सारे जो देश हैं वो सबके अपने अपने जो है वो उनके पास पावर है, ठीक है, लेकिन कोई ऐसी केंद्रीय शक्ति नहीं है जो सब देशों को जो है एक प्रकार से नियंत्रित कर सके, ठीक है। लेकिन अभी हम एक स्टेट में चले जाते हैं, एक देश में चले जाते हैं, तो वहां पर जो राज्य है वो केंद्र में बैठा होता है, सारे संघों के भूमिका वगैरह सब वो डिसाइड करता है, ठीक है। पर अगर राज्य को आप दूसरे संघों के बराबरी बना दोगे, उसको यहाँ से लाकर यहाँ नीचे खड़ा कर दोगे सबके साथ में, तो फिर केंद्रीय शक्ति कौन सी बचेगी जो सारे संगठनों के कार्य भूमिका उनको डिसाइड कर पाएगी। फिर अभी तो राज्य डिसाइड करता है, बाद में कौन करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो क्वेश्चन मार्क आ जाता है, इसलिए इनका क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट है only state can settle the dispute among the various associations। अब यहाँ पर थोड़ा सा ना द्वंद पैदा हो जाता है। कई बहुलवादी कहते हैं कि राज्य की जितनी भी प्रभुसत्ता है वो सभी संघों में बांट दो, राज्यों को उनके बराबर ही जो है प्रभुसत्ता दे दो। लेकिन कई बहुलवादी कहते हैं कि अगर इन संघों में किसी तरह का डिस्प्यूट होता है, किसी तरह का विभेद होता है, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा होता है, तो कहते हैं इसको सॉल्व करने का अधिकार सिर्फ राज्य को होना चाहिए। एक तरफ आप कह रहे हो कि राज्य जो सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है, उसको सर्वोच्च मत रहने दो, सब संघ के बराबर बना दो। दूसरी आप बात कह रहे हो कि सभी संघ में अगर झगड़ा होता है तो उसको सॉल्व करना सिर्फ राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य को ही अधिकार दो। तो आप अपने ही विचारों में मतभेद जो है वो खड़ा कर रहे हो। अगर राज्य सभी संघों के झगड़ा सॉल्व करेगा, इसका मतलब तो वो सर्वोच्च हुआ ना, तो उसको सबसे ऊपर रखना पड़ेगा, विशेष पावर उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आप ये भी कह रहे हो कि सारे संघों के बराबर रख दो, उसको सर्वोच्च मत रहने दो, फिर कह रहे हो कि सभी संघों के झगड़े भी सिर्फ राज्य ही सॉल्व करेगा। अगर वो सर्वोच्च नहीं रहेगा तो झगड़े कैसे सॉल्व करेगा, ठीक है। तो यहाँ इनके विचारों में कंफ्लिक्ट सा पैदा हो जाता है कि कुछ अलग बात कह रहे हैं, कुछ दूसरी बात ही अलग तरह से कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ इसका क्रिटिसिज्म। अभी और कुछ पॉइंट्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम 8th पॉइंट की बात करें तो उसमें लिखा है टू सेव द स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेशंस। अगर बाहरी रूप से किसी तरह का आक्रमण होता है तो ऐसी स्थिति में एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य की बहुत ज्यादा जरूरत है, यानी एक पावरफुल केंद्र हो, एक ऐसी मतलब केंद्रीय शक्ति हो जो बाहर से अगर किसी तरह का कोई आक्रमण हो रहा है तो तुरंत जो है उस समय डिसीजन ले सके, तुरंत जो है अपनी सेनाओं को एक तरह का जो है ऑर्डर दे सके, आदेश दे सके तैयार होने के लिए, ठीक है। तो ऐसे जो है वो आपके पास एक केंद्र में कोई पावर जो है होना चाहिए जो कि एक स्टेट के पास होती है, ठीक है। एक पावरफुल स्टेट जो है वो अगर किसी बाहरी रूप से आक्रमण होता है तो सामने खड़ा होता है। अगर बहुलवादियों के अकॉर्डिंग ये जो पावर है जो अभी सिर्फ स्टेट के पास है, सभी संघों में बांट दे, तो ऐसे क्या होगा कि अगर कोई आक्रमण होता है तो सारे संघ आपस में डिसाइड करने बैठ जाएंगे कि हाँ इससे सामना जो है वो कैसे करना है, इस आक्रमण से कैसे बचना है। तो इससे क्या होगा कि डिसीजन बहुत लेट आएगा। जब तक तो मान ली हो जाए, आप पे हमला ही हो जाए, बर्बादी हो जाए, तो तब तो आप जो है आपस में डिसीजन लेंगे। अभी सिर्फ राज्य है जो प्रभु सत्ता संपन्न है, फटाफट डिसीजन जो है वो ले सकते हैं ऐसे उसमें। फिर आप अगर 5-6 मतलब कि अभी संघ भी बहुत सारे हैं, सारे आपस में डिसाइड करने लग गए तो टाइम भी बहुत हो जाएगा और सारे संघ एक बात पर सहमत जो है वो हो सके ये जरूरी भी नहीं है, ठीक है। तो बाहरी आक्रमण से बचने के लिए अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मजबूत दिखाने के लिए एक राज्य का प्रभु सत्ता संपन्न होना बहुत जरूरी है। तो इनकी जो बात है कि पावर सारे संघों में बांट दो, वो ठीक नहीं बैठती है। बाहरी आक्रमण के टाइम पे हम अगर ऐसे राज्य की बात करते हैं जहां प्रभु सत्ता जो है राज्य के पास नहीं है बल्कि सभी संघों में बराबर बांट दी गई है, तो मुश्किल हो सकता है उस स्थिति में, ठीक है। तो इस पे इनका जो है वो क्रिटिसिज्म होता है। देन इनप्रैक्टिकेबल टू डिवाइड सॉवरेनिटी। अब जो प्रभु सत्ता है इस पे बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि प्रभु सत्ता जो है वो अपने आप में संपूर्ण है, यानी अपने आप में पूर्ण है, आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते हो। प्रभु सत्ता को डिवाइड करने का मतलब हुआ सीधा सीधा उसको खत्म कर देना, उसको नष्ट कर देना। बट ये तो डिवाइड करने की बात करते हैं कि अलग अलग संघों में डिवाइड कर दो, बट अगर हम लोग बात करें तो इसको डिवाइड जो है वो नहीं किया जा सकता है। डिवाइड करने का मतलब खत्म कर देना। जैसे एक मानव शरीर है, ठीक है, मानव शरीर के बहुत सारे अंग हैं, ठीक है। अगर
रख दो, तो इसका मतलब क्या हुआ, मानव शरीर के अंगों को अलग करने का मतलब हुआ उसको मानव शरीर को खत्म कर देना, नष्ट कर देना। ठीक है, तो वैसे ही है, मानव शरीर संपूर्ण है अपने आप में। जब सारे अंग एक साथ लगे होंगे तब वो जो है वो संपूर्ण अपने आप में पूर्ण होगा, तब उसका कोई वैल्यू होगी। अगर आप उसके अलग अलग अंग अलग अलग कर देते हो तो वो नष्ट हो जाएगा। वैसे ही सॉवरेनिटी क्या है कि सॉवरेनिटी अपने आप में पूर्ण है, एक चीज है वो, आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते, वैसे वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से इनका क्रिटिसिज्म होता है। ठीक है, देन है द स्टेट एक्सटर्नली एंड इंटरनली सॉवरेन। जैसे ये बात करते हैं, कहते हैं कि जो राज्य है वो ना तो बाहरी रूप से प्रभुसत्ता संपन्न है, ना वो आंतरिक रूप से। कहते हैं आंतरिक रूप से जो नियम कायदे कानून है, जो लॉज हैं, वो तो पहले से ही बने हुए, राज्य ने बनाए नहीं है, वो सिर्फ उनकी रक्षा करने का काम करता है। कानून तो राज्य के नियंत्रण में आते ही नहीं है, इसका ये कहना है। ठीक है, तो इससे ये कहते हैं, इस वजह से क्या है कि लोग भी कानूनों का पालन सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनके लाभ के लिए होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए होते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि राज्य आदेश दे रहा है उनको। तो इस तरह से कहते हैं आंतरिक रूप से भी राज्य प्रभुसत्ता संपन्न नहीं है। कहते हैं बाहरी रूप से उस पर अंतरराष्ट्रीय जनमत का दबाव रहता है, इंटरनेशनल जो लॉज हैं वो उसको मानने पड़ते हैं। ठीक है, इस वजह से वो बाहरी रूप से भी प्रभुसत्ता संपन्न नहीं है। ठीक है, पर अगर हम तो इस पे बात करें तो राज्य बाहरी रूप से भी प्रभुसत्ता संपन्न होता है, आंतरिक रूप से भी। हम एक स्टेट में रह रहे हैं, हम भारत में रह रहे हैं, तो जो हमारा राज्य है, जो हमारा स्टेट है, उसके बनाए हुए कायदे कानून सारे संघ, सारे व्यक्ति सब मानते हैं क्योंकि वो राज्य के आदेश हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो एक राज्य है वो आंतरिक रूप से भी जो है प्रभुसत्ता संपन्न है। और ये जो बाहरी रूप से कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जनमत का दबाव बना रहता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून मानने पड़ते हैं, वो एक राज्य की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ना माने, नहीं मानना है उसने, और अंतर्राष्ट्रीय जनमत को भी नजरअंदाज वो कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, इन दोनों का झगड़ा हुआ, तो एक अंतर्राष्ट्रीय जनमत तैयार किया जा रहा था। सारे देशों ने बोला कि रूस को हमला नहीं करना चाहिए, युद्ध टाल देना चाहिए। तो क्या रूस ने उस अंतर्राष्ट्रीय जनमत का कोई ख्याल किया? नहीं किया उसने। तो एक देश की इच्छा पर निर्भर करता है, वो अंतर्राष्ट्रीय जनमत का पूरा रूप से जो है वो विखंडन कर सके, ना माने। अब हम उत्तरी कोरिया की बात कर ली, ठीक है, वहां तानाशाह है, तो इसके खिलाफ भी एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से जनमत तैयार होता है कि तानाशाही जिस लेवल की उसने वहां क्रिएट किया वो नहीं होनी चाहिए, या वो परमाणु परीक्षण करता रहता वो नहीं होने चाहिए। पर क्या कोई उत्तरी कोरिया का जो तानाशाह है, क्या वो इस अंतर्राष्ट्रीय जनमत से दबाव में है? कोई दबाव नहीं है उसके ऊपर। इसका मतलब है राज्य बाहरी रूप से भी जो है प्रभुसत्ता संपन्न होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अंतर्राष्ट्रीय जनमत से इग्नोर कर सकता है वो। तो हम कह सकते हैं कि एक राज्य जो है, इनकी बात गलत है ये कि बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से एक राज्य प्रभुसत्ता संपन्न नहीं होता है। आंतरिक रूप से कोई भी, आप ही हो, इनमें से कोई एक पर्सन है, क्या वो ऐसा कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं जो राज्य के नियमों के खिलाफ नहीं कर सकते हम? तो इसका मतलब हम जो राज्य है वो आंतरिक रूप से पूरी तरह से प्रभुसत्ता संपन्न है। ठीक है, देन है डेंजरस थ्योरी। अब इतनी सारी बातें आपको ऊपर बताई, उससे पता ही चलता है कि ये डेंजरस है। एक तो प्रभुसत्ता को अलग अलग संघों में बांटने की बात कर रहा है, वो भी डेंजरस है। संघ आपस में लड़ने झगड़ने लग जाएंगे, मनुष्य हजारों संघों के नियम कायदे कानूनों के अंदर उसमें दब के रह जाएगा। तो हर तरह से ये डेंजरस थ्योरी है। ठीक है, देन उसके बाद है फॉल्स फियर ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी। अभी जैसे इन्होंने एक फियर बना रखा है कि सारी प्रभुसत्ता जो है वो राज्य के पास ही है। ठीक है, अब इससे क्या है कि राज्य जो है वो तानाशाह जो है वो बन सकता है। ठीक है, मतलब सारी पावर उसके पास है। पर ये जस्ट एक फियर है। क्या राज्य जो है वो तानाशाह है? राज्य ही तो लोगों के अधिकार उनको दे रहा है, उनकी रक्षा भी कर रहा है, वेलफेयर के काम भी कर रहा है। ठीक है, लोगों के कल्याण के बारे में सोचता है। तो क्या हम इसे कह सकते हैं कि वो निरंकुश है राज्य या तानाशाह है? निरंकुश राज्य नहीं होता है, उसमें आने वाली जो सरकारें हैं, जो सरकारों के प्रकार हैं, वो निरंकुशता फैला देती हैं, पर राज्य निरंकुश नहीं होता है। ठीक है, राज्य तो अमूर्त है, वो खुद से कोई काम नहीं कर सकता है, वो अपने सारे काम सरकारों से करवाता है। तो जो निरंकुशता फैलाती है वो सरकार की प्रकार, जैसे तानाशाही सरकार है आगे किसी राज्य में, तो वो निरंकुशता फैला रही है, राज्य तो नहीं फैला रहा ना। अगर कोई अच्छी सरकार आ गई जो वेलफेयर के लिए काम कर रही है तो वो भी, तो राज्य निरंकुश नहीं हो सकता। राज्य को प्रभुसत्ता आप दे रहे हो तो सरकारें इस तरह की चीजें क्रिएट कर देती हैं। ठीक है, तो ये हमने इसके क्रिटिसिज्म
सिस्टम की बात की। अब हम लोग कुछ इसके पॉइंट्स हैं, वैल्यू की बात भी कर लेते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि इतनी बड़ी एक थ्योरी सामने निकल के आई, इतने सारे विद्वानों ने इसको सपोर्ट किया है तो इसका कोई महत्व भी है ही नहीं, ऐसा तो है नहीं, कुछ महत्व तो उसका निकलता ही है। तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम अभी, ठीक है। ओके, तो हम इसकी इंपॉर्टेंस या वैल्यू पर डिस्कस कर लेते हैं, ये लास्ट है इसमें, ठीक है, इस वीडियो में। तो पहला है डिसेंट्रलाइजेशन। ये बहुलवादी जो विद्वान हैं इनके यहाँ से कुछ ऐसे इनके विचार हैं, कुछ इनकी थ्योरी में जिनको एक राज्य में लागू किया जा सकता है, जिनको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जैसे कई बार होता है कि कोई व्यक्ति जो है वो, जैसे हम फिल्म वगैरह देखते हैं तो नेगेटिव रोल निभा रहा होता है वो मूवी में, है ना, विलन बना होता है, लेकिन वो कई बार ऐसे डायलॉग बोलता है उसमें, बीच में कुछ ऐसी बातें करता है जो प्रैक्टिकली बहुत अच्छी होती हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि हम कहते हैं कि ठीक है ये विलन था, लेकिन इसकी ये बातें जो है वो हम मान सकते हैं, बहुत अच्छी हैं। जैसे हम जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, रावण, ठीक है, हम लोग रावण को एक विलन के रूप में देखते हैं रामायण में, है ना, पर रावण के कुछ ऐसे सिद्धांत थे जो बहुत ही अच्छे थे, तो उनको फॉलो किया जा सकता है। तो वैसी ही बात है, थ्योरी में बहुत सारी आलोचना है, बट फिर भी इसमें कुछ ऐसे विचार होते हैं, कुछ ऐसे आइडियाज हैं जिनको फॉलो किया जा सकता है, एक राज्य में लागू किया जा सकता है, तो उन पे बात करने वाले हैं हम। पहला है डिसेंट्रलाइजेशन। अब बहुलवादी जो है वो उन्होंने इस चीज पे बहुत फोकस किया था कि जो भी पावर है उसको डिसेंट्रलाइज कर दो, विकेंद्रीकरण कर दो आप पावर का, एक ही जो है वो, जैसे वो कहते हैं कि सारे पावर राज्य को ही मत दो, संघों में बांट दो। तो आप इस सिद्धांत को राज्य में लागू कर सकते हो कि जो भी सरकार बन रही है, मंत्री बन रहे हैं, तो वह पावर को आप अच्छे से लोगों में इक्वली डिवाइड कर दो, किसी एक संस्था के पास जो है वो पावर मत रखो, ठीक है। हम लोकतंत्र में तो इसको फॉलो भी किया गया है, जैसे भी लोकसभा हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट्स अलग अलग स्तर पर बनाई गई, पावर को वहां बांटा गया है, ठीक है। संसद के अलग अंग है, वहां पर पावर को बांटा गया है, ठीक है। न्यायपालिका, विधायिका, ये जो 3 स्तर हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो है वो पावर को जो है वो बांटा गया है, तो लोकतंत्र में इस चीज को अपनाया भी गया है। तो इनका जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो विचार है, जिसपे इन्होंने बड़ा ही ज्यादा फोकस किया है, उसको माना जा सकता है, ठीक है। तो ये विचार बहुत अच्छा है इनका। देन है डिवीजन ऑफ लेबर। अब जैसे कि इन्होंने बोला कि अलग अलग संघ हैं, अलग अलग तरह के काम करते हैं, ठीक है, तो इनके डिवीजन ऑफ लेबर के सिद्धांत जो है उस पर फॉलो जो है उस पर ही उससे संबंधित है इनके कुछ विचार। इसको भी माना जा सकता है कि सारे काम एक राज्य नहीं कर सकता, बोझ बढ़ जाएगा और हर काम में उसके पास निपुणता नहीं है, तो वो अलग अलग संघों को जो है वो काम दे सकता है, वो ताकि वो बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से कर सकते हैं, राज्य भी बहुत ज़्यादा बोझ ना पड़े और वो काम भी बहुत बेहतर तरीके से हो जाए। तो इस चीज़ को भी फॉलो किया जा सकता है। देन वैल्यू ऑफ एसोसिएशंस। अब इससे पहले कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं आई, कोई ऐसा सिद्धांत नहीं आया जो राज्य में जो दूसरे संघ हैं उनकी महत्वता पर प्रकाश डालता हो। सबने राज्य को ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना, उसकी महत्वता पर प्रकाश डाला है, लेकिन राज्य में बहुत सारे संघ होते हैं, उनकी महत्वता को इस सिद्धांत ने बहुत उभार कर सामने रखा, जिससे इस चीज को जो है माना जा सकता है कि जो संघ हैं वो मनुष्य के जीवन में जो अदर हैं राज्य को छोड़कर, उनकी बहुत महत्वता है, तो उनसे भी काम लिया जा सकता है, उनके महत्व को समझा जा सकता है, ठीक है। तो ये पहली थ्योरी जिसने इस तरह के संघ के महत्व पर जो है वो प्रकाश डाला है। देन है अगेंस्ट एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी, मतलब निरंकुश, जैसे मोनिस्टिक थ्योरी अभी हम लोग करेंगे, ठीक है, ऑस्टिन की थ्योरी है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसी पे बात करेंगे। तो वो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी पे बात करती है यानी निरंकुश प्रभु सत्ता पे बात करती है। मोनिस्टिक जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि प्रभु सत्ता जो है सारी पावर राज्य को दे दो, सारी पावर, मतलब और कोई संघ संगठन किसी के पास एक तो से भी पावर नहीं होनी चाहिए, सारा कुछ राज्य के कंट्रोल में, यानी वो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी पे बात करते हैं, ठीक है। बट जो बहुलवादी हैं, प्लूरलिस्टिक हैं, वो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी के अगेंस्ट हैं। तो ये बात सही भी है, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी होनी भी नहीं चाहिए, मतलब राज्य ठीक है प्रभु सत्ता संपन्न है, पर कुछ नैतिक प्रतिबंध वगैरह उस पर भी होने चाहिए, ठीक है। तो ये इनका जो एब्सोल्यूट जो है उसको हम जो है उस विचार को मान सकते हैं। तो ये है सिद्धांत के कुछ वैल्यू, ठीक है, जिसको हमने डिस्कस कर लिया। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पूरे थ्योरी डिस्कस की है, आज हम
और वैल्यू पे डिस्कस किया। नेक्स्ट में हम मॉनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी पे बात करने वाले हैं, जो कि ऑस्टिन ने दी है। तो इस वीडियो को अगर आपको लगता है यूजफुल है, अच्छा है, आपको अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।